क्या इंडियन एयरफोर्स का सुपर सुकोई अभी दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर में शामिल होने वाला है? क्या तेजस मार्क 1 की डॉग फाइट कैपेबिलिटी अब दुगना होने वाला है? और क्या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान सच में भारत पर न्यूक्लियर हमला करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की तरफ से है। अभी तेजस मार्क 1 अपने वेपन इंटीग्रेशन प्रोग्राम के एक और ज़रूरी फेज में एंटर करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएएल की तरफ से बहुत जल्दी ही तेजस मार्क 1 पर ट्विन एसराम मिसाइल लॉन्चर का ट्रायल शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो तेजस मार्क 1 की क्लोज रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। अभी तक तेजस के एक विंग स्टेशन पर सिर्फ एक ही एसराम या उस कैटेगरी की मिसाइल को कैरी किया जा सकता था, लेकिन नए ट्विन लॉन्चर के साथ वही सिंगल हार्ड पॉइंट पर अभी 2 मिसाइल को कैरी किया जा सकेगा। इसका मतलब तेजस मार्क 1 अब पहले के मुकाबले 2 गुना एक्स्ट्रा मिसाइल को कैरी करने वाला है। यानी जिन हार्ड पॉइंट्स पर पहले 2 मिसाइल लिए जा सकते थे, अभी वहीं पर कुल मिलाकर 4 मिसाइल को कैरी किया जा सकेगा। ये सिस्टम सबसे पहले एरो इंडिया 2025 में डिस्प्ले किया गया था और अभी इसे प्रैक्टिकली टेस्ट करने की बात सामने आई है। इस अपग्रेड की खास बात यह कि तेजस अभी अपने दूसरे पायलॉन को अस्त्र वीवीआर मिसाइल, प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स या फिर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को कैरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट की मिशन फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर एक मिशन में मल्टीपल एरियल थ्रेट का सामना करना पड़ता है तो पायलट के पास एंगेज करने के लिए ज़्यादा विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल अवेलेबल होने वाली है। अगर मिसाइल की बात करें तो एसराम दुनिया की सबसे एडवांस विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में से एक मानी जाती है। इसमें इमेजिंग इन्फेट सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ मिलकर हाई ऑफ बोर टारगेट के साथ एंगेज कर सकता है। ये मिसाइल फाइटर जेट्स के अलावा हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। कुल मिलाकर ट्विन एसराम लॉन्चर का इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1 को सिर्फ ज़्यादा मिसाइल कैरी करने की कैपेबिलिटी नहीं देने वाला है, बल्कि रियल कॉम्बैट सिनारियो में इसकी सर्वाइबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और डॉग फाइट परफॉर्मेंस को भी थोड़ा और बेहतर बनाने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग की तरफ से है। अभी 3 जुलाई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग को अरेंज किया जाने वाला है, जहां 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक वैल्यू की इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल पर फैसला किया जाने वाला है। अगर इन प्रपोजल को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाता है तो ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन में एंटर करने वाले हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रास्ता साफ होने वाला है। सबसे पहले आर्मी के लिए इसमें एडिशनल K9 वज्र-T सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को खरीदा जाने वाला है। इसके अलावा केमिकल या लॉटरिंग मुनिशन, वर्वा मैनपैड्स और इंडियन आर्मी के टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इसमें खरीदने की बात सामने आई है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एनिमी के एंटी टैंक मिसाइल्स और रॉकेट को टैंक तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे टैंक की बैटलफील्ड सर्वाइबिलिटी काफी बढ़ जाता है। अब नेवी के लिए भी कई एडवांस प्रोजेक्ट इस मीटिंग में रखे जाने वाले, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन हेवीवेट टॉर्पेडो, ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स, अनमेन्ड सरफेस वेसल्स, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस सोनार सिस्टम भी इसमें शामिल होने वाले हैं। ये टेक्नोलॉजी इंडियन नेवी की अंडर वाटर वॉरफेयर और मैरिटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा आर्मी के लिए एम्बिशियस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम, नए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार और मैरीटाइम और बॉर्डर सर्वेलेंस के लिए भी एडिशनल डॉर्नो 228 एयरक्राफ्ट को खरीदने पर विचार किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बढ़ती तनाव की तरफ से है। अभी इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार के दौरान पाकिस्तान के पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीस विद डिग्निटी चाहता है, लेकिन अगर इंडस रिवर को प्रेशर टूल बनाया गया तो इसको पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ थ्रेट माना जाएगा।
बिलावल ने भारत पर आरोप लगाया कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पानी को एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी अपील किया कि वाटरवेज को जियोपॉलिटिकल वेपन बनाने के खिलाफ ग्लोबल रूल को बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक दर ने भी ये बात कहा कि ये ट्रीटी साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट पिलर बना रहा था, जबकि हिना रवानी खेर ने यह कहा है कि इस ट्रीटी में किसी भी बदलाव के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होने वाला है। 2025 के पहलगाम टेरर अटैक जिसमें 26 इंडियन सिविलियन की जान गई थी, उसके बाद न्यू दिल्ली की तरफ से साफ कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ क्रेडिबल और विजिबल एक्शन नहीं लेता है, तब तक ट्रीटी को नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग को रोक दिया गया है और इस ट्रीटी के अंदर रहकर मैक्सिमम वाटर यूटिलाइजेशन की स्ट्रेटेजी पर काम किया जा रहा है। यानी जिन 3 नदियों की पानी पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में रहे थे, उनको कंप्लीटली यूटिलाइज करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान के लिए छोड़ा जा रहा था। इससे पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर और भी बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर अभी इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं रहा है, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक लेवरेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और अभी पिछले 1 महीने से पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वॉर करने की भी कई बार धमकी दिया जा चुका है और अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वॉर की भी धमकी दिया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के सुपर सुकोई प्रोग्राम की तरफ से है। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से ऑफिशियली भारत के सुपर सुकोई अपग्रेड प्रोग्राम में लिमिटेड पार्टनरशिप के लिए मंजूरी दे दिया गया है। ये प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स को नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने के लिए लॉन्च किया गया है। हालांकि भारत ने रशिया का पूरा Su-30 SM-2 अपग्रेड पैकेज रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए रशिया की सपोर्ट डिमांड किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि रशिया डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC के रीडेवलपमेंट में भारत की मदद करने वाला है। ओरिजिनल DFCC को 1990s में रशिया की तरफ से भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर डेवलप किया गया था। अभी क्योंकि सुपर सुकोई में पुराना रडार और एवियोनिक्स को हटाकर LRD की तरफ से डेवलप किए गए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड इंडिजिनस AESA रडार, नया RST सिस्टम, एडवांस मिशन कंप्यूटर्स और लार्ज टच स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह कॉकपिट में लगाए जाएंगे, तो इन सभी को अभी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ फुल्ली कंपैटिबल होना जरूरी बनने वाला है। इसके लिए इंडियन इंजीनियर्स को ओरिजिनल सोर्स कोड एक्सेस, फ्लाइट कंट्रोल एल्गोरिथम्स और सर्टिफिकेशन डाटा की भी जरूरत पड़ने वाली है। अगर रशिया ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है तो भारत को पूरा सॉफ्टवेयर शुरू से डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें कई साल की देरी हो सकती है। और अभी काफी लंबे नेगोशिएशन के बाद रशिया की तरफ से रिक्वायर्ड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और वैलिडेशन सपोर्ट देने के लिए सहमति जताया गया है। लेकिन खास बात यह कि रडार, एवियोनिक्स और कॉकपिट अपग्रेड में रशिया का कोई भी रोल नहीं होने वाला। ये पूरा हिस्सा इंडियन कंपनीज और DRDO की तरफ से मैनेज किया जाने वाला है। अब सुपर सुकोई प्रोजेक्ट को 2024 में लगभग 60,000 करोड़ की कॉस्ट पर अप्रूव करने की बात सामने आई थी। इसका टारगेट 2027 से प्रोटोटाइप अपग्रेड शुरू करना था और 2032 तक पहले 84 अपग्रेडेड सुकोई को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना था। अगला अपडेट भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और एक नए एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रोन की तरफ से है। अभी जापान की कवासाकी हेवी इंडस्ट्री और यूरोप की एयरबस साथ मिलकर यूरो ड्रोन का एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेरिएंट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में भारत के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। अगर भारत इस ड्रोन को अडॉप्ट करता है तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में सबमरीन हंटिंग कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। और मजे की बात यह कि इस प्रोग्राम में भारत को भी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट किया जा चुका है। इस ड्रोन की सबसे खास बात इसका लॉन्ग एंड्योरेंस ऑपरेशन होने वाला है। ये कई घंटों तक समंदर के ऊपर पेट्रोल कर सकता है और सुनोवॉच को डिप्लॉय करके पानी के नीचे छिपे सबमरीन को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। अभी इस तरीके की रोल के लिए हम मोस्टली मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इंडियन नेवी के पास 12 P-8 टाइप मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है और एडिशनल 6 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को दिया गया। इसके अलावा भारत MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन्स को भी ऑर्डर कर चुका है, लेकिन ये ड्रोन अंडर वाटर सर्वेलेंस नहीं कर सकते। इनको सिर्फ सरफेस सर्वेलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यूरो ड्रोन सिस्टम जो होने वाला है वो अंडर वाटर सर्वेलेंस कर पाएगा। इसके अलावा यूरो ड्रोन के आने से मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का कॉन्सेप्ट भी और मजबूत बनने वाला है। मतलब ये ड्रोन पहले वाइड एरिया सर्वेलेंस करने वाला है और जैसे ही सबमरीन डिटेक्ट होगा P-8 एयरक्राफ्ट या नेवल एसेट उस टारगेट के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले पाएंगे।
इससे एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट पर ऑपरेशनल प्रेशर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और हमारा ऑपरेशन कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ये कैपेबिलिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान जल्दी 8 चाइनीज ओरिजिन हैंगओवर क्लास की सबमरीन को अपने सर्विस में शामिल करने वाला है, जबकि चाइना के पास पहले से ही लगभग 60 के आसपास सबमरीन मौजूद हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूस अंडर वाटर सर्वेलेंस करना अभी भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी बन चुका है, जिस वजह से अभी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी भारत के लिए काफ़ी मायने रखने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।